चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ ये पंजाब से हमें लक्की ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये घटना वैसे तो कई सालों पुरानी है। मैं अपने पापा से सुना करता था। मेरे पापा बताते थे कि एक रात जब वो अपने काम से अपने घर लौट रहे थे, उस समय पक्की सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कें थी और इसी वजह से गाड़ी को धीमे चलाना पड़ रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक बड़ा डंडा भी है। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो किसी को मारना चाह रहा है। वो एकदम से मेरे पापा की जीप के सामने आ गया। मेरे पापा ने जीप रोकी। इसके बाद वो कहने लगा कि कौन हो तुम, और मेरे पापा से पूछताछ करने लगा। मेरे पापा ने पहले तो उसे सारी बात बताई। उसके बाद मेरे पापा ने उससे कहा कि तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा आगे चलो, रास्ते में बताता हूँ। वो मेरे पापा के बाजू में आकर बैठ गया। अभी बस जीप कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि उन लोगों ने देखा अचानक से जीप के सामने से एक बड़ा सा जानवर एकदम तेजी से गुजरा, और मानो वो इतना तेजी से गुजरा कि उसे देख पाना भी मुश्किल था कि वो कौन सा जानवर है। उसने पापा से कहा जीप बस यहीं रोक दो, और वो झट से गाड़ी से उतरने लगा। पापा ने उससे कहा कि तुम क्या जानवर का शिकार करना चाहते हो। उसने कहा जो तुम्हें दिखा है वो जानवर नहीं बल्कि एक छलावा है। ये सुनकर पापा के तो पसीने छूट गए। लेकिन पापा ने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि वो छलावा है। उसने कहा देखना चाहते हो। पापा ने हाँ कहा, क्योंकि पापा कहीं ना कहीं मन में ये चीज सोच रहे थे कि अगर वो जानवर ही हुआ तो जबरदस्ती आदमी उसे मार देगा। इसके बाद वो पापा को रोड के दाहिनी तरफ घनी झाड़ियों में लेके गया और पापा से एकदम चुप रहने का इशारा किया। फिर पापा ने अपनी आंखों से देखा कि काफी अंदर झाड़ियों में चलने के बाद एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के पास एक आदमी एकदम सीधा साधा चुपचाप खड़ा हुआ था और तालाब पर खड़े होकर अपनी जबान बाहर निकालकर वो पानी पी रहा था। यानी कि खड़े होकर कोई भी आदमी तालाब से पानी नहीं पी सकता, लेकिन उसकी जबान इतनी लंबी थी कि वो तालाब में जा रही थी। उसने कहा अब बात समझ में आई। ये देखकर मेरे पापा कांपने लगे और पापा ने उससे कहा कि मुझे फिर से जीप तक छोड़ दो, इसे कभी बाद में मार देना। पापा इतना ज्यादा घबराए हुए थे कि उस आदमी ने पापा की बात मान ली और पापा को जीप में लाकर छोड़ दिया। पापा हालांकि वहां से अकेले आ सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस आदमी से कहा कि मुझे और कुछ दूर आगे तक छोड़ दो। उसने कहा ठीक है। फिर पापा ने वो रास्ता खत्म होने के बाद ही उस आदमी को उतारा और उसका धन्यवाद किया। पापा से वो कहने लगा कि तुम्हें मैं यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ। जिस पर पापा ने कहा कि नहीं, मैं यहीं आगे ही रहता हूँ, बस आज काम से आते समय काफी ज्यादा समय लग गया, इसी वजह से इतनी रात में मैं आपको मिल गया। बस फिर क्या था, वो आदमी चला गया और पापा अपने घर आ गए। पापा बताते हैं कि उस दिन के बाद से हम 7 साल उसी गांव में रहे, लेकिन पापा कभी भी 7 या बहुत हो गया तो 8 बजे के बाद उस रास्ते से नहीं आते थे। क्या पता वो छलावा फिर था या नहीं था, या उस आदमी ने मार दिया, पापा उस बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली एक छोटी सी सच्ची घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी 4 दोस्तों की है। महेश, रवि, कुलदीप, गौरव। ये 4 जहां भी जाते थे तो साथ में ही जाते थे। चारों की दोस्ती बहुत अच्छी और गहरी थी और गांव में सब जानते थे अगर इनमें से कोई भी कहीं पर भी हो तो बाकी के 3 भी साथ में ही होंगे, भले सामने दिखे या ना दिखे। और एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे। इस वजह से उनकी दोस्ती कुछ और ज्यादा अच्छी हो गई थी। फिर कुछ समय बाद गांव में रोहन नाम का एक लड़का आया। उसकी शादी होनी थी और उसकी बारात लगभग गांव से
20 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाने वाली थी। उस बारात में हम 4 भी थे। हम सब ने बहुत मौज मस्ती डांस भी किया। फिर खाना खा के हम अपने घर को निकल पड़े। हमने थोड़ी दूर चलने पर देखा कुछ लोग पर्दे पर बाहर बैठ के फिल्म देख रहे हैं। हमारे गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो पर्दे पर फिल्म लगाई जाती है। फिर हम भी वहां बैठकर फिल्म देखने लगे। फिर रात के तकरीबन 11 बजे गौरव ने रवि के कान में बोला कि उसे टॉयलेट जाना है। फिर रवि ने हम दोनों को बोला। ये सुन के कुलदीप हंसने लगा और हंसी मजाक में हम लोगों ने खूब मजाक भी उड़ाया। इसके बाद जब हम लोग गौरव के साथ जाने लगे तो कुलदीप ने कहा कि यार मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, मुझे घर जाना है। इसीलिए हम लोगों ने कुलदीप को हमारे साथ नहीं लिया और हम तीनों ही गौरव के साथ हम 2 आगे निकल पड़े। वहीं पीछे जो खेत काफी सारी थी उसी की तरफ जा रहे थे। अचानक पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आया और हम तीनों को धक्का मार के आगे भाग गया। फिर रवि ने बोला, अबे कौन है, पागल है क्या? हम तीनों को वो क्या चीज थी ये समझ में नहीं आई। एक सफेद कलर का कपड़ा पहने हुए दूर कोई दिखाई दे रहा था भागता हुआ, लेकिन एकदम से वो ब्लर और धुंधला जैसा दिख रहा था। तभी रवि ने गौरव को बोला कि जा इस खेत में चला जा। उसके बाद वो डब्बा लेके चला गया। हम दोनों बाहर ही उसका वेट कर रहे थे। इतने में गौरव की आवाज आई, अबे कौन है, रुक। आवाज सुन के रवि ने वहीं से आवाज लगाई और पूछा, अब क्या हो गया यार, क्यों चिल्ला रहा है? गौरव ने खेत के अंदर से बोला, यार देखना कोई मेरा पानी का डब्बा लेके भाग रहा है, जाके जरा उसको पकड़। मैंने देखा कि कोई डब्बा लेकर सड़क पे ही भाग रहा था। मैंने रवि को बोला, वो देख ये वही है जो हमें धक्का देके भागा था। फिर हम दोनों उसके पीछे भागने लगे और उसे आवाज मारने लगे, रुक जा, कौन है तू? लेकिन वो लगातार भागता ही रहा और हमारे पीछे गौरव भी भागकर आ रहा था। शायद गौरव जान चुका था कि ये इंसान नहीं है। वो हमारे पीछे पीछे ही भागता हुआ आ रहा था और वो डब्बा लेकर एक बाउंड्री के अंदर कूद के भाग गया। फिर रवि और गौरव ने बोला, आज तो तेको पकड़ेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी। फिर हम तीनों उस बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। गौरव ने बोला, वहां पे देखो एक साइन बोर्ड है और इस पर लिखा हुआ है डेरा कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड। हमने वो बोर्ड देखकर वहीं पर रुक गए और अंधेरा भी काफी ज्यादा था, सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये तो कंफर्म था कि ये कब्रिस्तान है और रात होने की वजह से गेट बंद था। हमें लगा कि अंदर चौकीदार है। यही सोच रहे थे तभी मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर कोई बाउंड्री पे पैर नीचे लटकाए आराम से बैठा हुआ था। मैंने दोनों को बताया। फिर गौरव ने जमीन से पत्थर उठा के उसको मारा। ऐसा लगा कि मानो उसको पत्थर लगा ही ना हो। फिर गौरव ने दूसरी बार दोबारा पत्थर उठाया और उसे मारा। इस बार ऐसा लगा कि जो कोई भी बाउंड्री की दीवार पर बैठा हुआ था उसने वो पत्थर पकड़ लिया और गौरव की तरफ वो जोर से उस पत्थर को फेंका। गौरव को जब उसने पत्थर फेंक कर मारा तो गौरव को वो पत्थर लगा और उसे काफी गहरी चोट भी लगी। गौरव जमीन पर बैठ गया। ये देखकर हम दोनों उसको पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। वो बाउंड्री काफी ज्यादा ऊंची थी, लेकिन जैसे तैसे हम उस बाउंड्री पर चढ़ गए। फिर हमने देखा कि जो हमें धक्का मार के और हमें भगा के यहाँ तक लेकर आया और अभी तो वो इस बाउंड्री पर बैठकर पत्थर मार रहा था, वो वहां से एकदम गायब हो गया। फिर रवि ने बोला, वो देख उस कब्र पर वही है व्हाइट कलर के कपड़े में। मुझे पहले तो दिखा नहीं। दूसरी बार उसने फिर कहा,
अरे वो देखना, कब्र पर वो बैठा हुआ है और किसी से बात कर रहा है। और इस बार रवि ने उसके चेहरे पर ध्यान से देखा तो रवि उसको शायद पहचान गया कि वो कौन है। फिर रवि ने उसे आवाज लगाई, ओए समीर। मैंने पूछा, कौन समीर? तो रवि ने बोला, अरे ये पास ही के गांव में रहता है। फिर रवि ने बोला गौरव को, अबे ये समीर है, अपने पास के गांव वाला। रवि ने बोला, रुक अभी इसको बताता हूं। ऐसा बोल के रवि ने मेरा हाथ पकड़कर बाउंड्री के नीचे छलांग लगा दी। लेकिन शायद नीचे कुछ था। हम जैसे ही कूदे हमारे सर में कुछ लग गया और हम वहीं पर बैठ गए। फिर हम खड़े होकर समीर की तरफ बढ़ने लगे। रवि ने बोला, समीर तू है क्या? रुक अब तुझे बताता हूं, तूने बहुत परेशान किया। अब हम समीर के करीब ही थे, इतने में पीछे बाउंड्री पे से गौरव की आवाज आई और गौरव ने बोला, ओए वापस आ जाओ जल्दी, क्योंकि 20 दिन पहले समीर की मौत हो चुकी है। ये सुन के मैं और रवि वहीं रुक गए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे थे। तभी समीर उस कब्र से उठा और आके रवि को गले लगा लिया। गौरव लगातार बाउंड्री पर से आवाज लगा ही रहा था। मुझे उसकी आवाज आ रही थी, लेकिन जब समीर ने रवि को गले लगाया तो रवि उसके साथ जाके वहीं कब्र पर जाकर बैठ गया। ये देखकर मैं भाग के गौरव के पास चला गया। मैंने बोला, यार रवि तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। गौरव ने बोला, समीर तो कब का मर चुका था, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? फिर मैंने बोला, मुझे तो यार डर लग रहा है। इतने में गौरव भी कूद के नीचे आ गया। गौरव जैसे ही नीचे आया तो समीर एकदम से हमारे पास आ गया और उसने मुझे हवा में उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक दिया और मुझे काफी ज्यादा चोट भी लगी। फिर मैं डर के मारे वहां से भागा और सीधा उन लोगों के पास आ गया जहां कुछ देर पहले फिल्म देख रहे थे। मैंने देखा सब वहीं पे खटिया लगाकर गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने सबको चिल्ला चिल्ला के जगाने की कोशिश की, मगर कोई मेरी आवाज सुनकर नहीं उठ रहा था। मैं निराश होके एक जगह बैठ गया। मन में यही सोच रहा था कि उन दोनों के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर मेरी भी आंख लग गई। सुबह मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा वहां तो कोई नहीं है। मैं ये देखकर फौरन कुलदीप के पास गया, लेकिन वो भी उसके घर पे नहीं था। मैं फिर रवि के घर गया और उसके पापा को सब बता दिया। फिर रवि के पापा को फोन आया तो अंकल ने बोला, उन्हें तो रवि का फोन आ रहा है। फिर फोन उठाया अंकल ने तो कोई बोल रहा था कि ये किसका नंबर है? रवि के पापा ने बोले, ये मेरे बेटे का नंबर है, आप कौन बोल रहा है? तो फोन पे से जवाब आया, मैं रवि हूँ। और रवि ने कहा, पापा इधर कब्रिस्तान में आके मेरी लाश ले जाओ। ये सुन के अंकल एकदम से जमीन पर गिर पड़े। मैंने उनको संभाला और थोड़ी देर बाद मैं कुछ लोगों के साथ वो कब्रिस्तान गया देखने। हमने देखा रवि की लाश एक कब्र पर पड़ी थी। और फिर मैंने गौरव को भी बहुत ढूंढा, लेकिन उसका आज भी कोई पता नहीं लगा। और मेरे आज तक ये नहीं समझ आया कि समीर की आत्मा ने मुझे क्यों बाहर फेंक दिया और क्यों मेरे बाकी दोनों दोस्तों के साथ उसने इतना बुरा किया। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। जब मैं दोबारा कुलदीप के घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने कहा कि कुलदीप कल रात में घर तो आया था, लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर से चला गया और तब से लेकर अब तक वो लौट कर नहीं आया है। तो दोस्तों, ये थी 4 दोस्तों की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये सूरज की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सूरज है और मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को हमारे यहाँ एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत कम लोगों को ही पता होगा। इस मंदिर के बारे में शायद आप में से कई ऐसे होंगे कि जानते तक नहीं होंगे। कहा जाता है कि शाम होते ही इस मंदिर के अंदर कोई नहीं जाता और रात को तो कोई इसके आस पास भी नहीं घूमता।
और जो कोई शाम ढलने के बाद इस मंदिर के पास जाता है तो वो पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना सच है या कितना झूठ, इसका आज तक कोई पता नहीं कर पाया। आप लोगों को मैं इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस मंदिर को लोग किराडू मंदिर भी बोलते हैं और ये हमारे एक पास ही के गांव में है। कहा जाता है कि इसे 10वीं या 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था और ये मंदिर दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और इसमें कई ऐसे दरवाजे हैं जो आज तक कोई खोल ना सका। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने साल पुराने मंदिर पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से ये मंदिर गुमनाम है और छुपा हुआ है। कहा जाता है कि एक मंदिर राम जी का है और दूसरा शिव जी का, और इसके अंदर की दीवारों पर रहस्यमयी पेंटिंग बनी हुई है और उन पेंटिंग को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये पिछली हिस्ट्री की कुछ बातें बता रही है, लेकिन ये क्या है किसी को नहीं मालूम। वहाँ के लोगों के अनुसार आज से लगभग 900 या 1000 साल पहले ये गांव में किसी परमार वंश का राज चलता था और ये वंश बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करता था। और उस वंश की एक सबसे बुरी बात ये थी कि वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। जो कोई भी इनसे मदद मांगने आता था, ये वंश के लोग उन्हें धक्का मार के वहां से भगा देते थे। फिर एक दिन एक पंडित अपने कुछ भक्तों को लेकर यहाँ पर रहने आए थे। फिर कुछ दिन बाद एक रात में वो पंडित अपने भक्तों को बिना बताए कहीं चले गए। फिर उनके भक्तों ने उन्हें बहुत ढूंढा पर उनका कोई अता पता नहीं चला। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद वो भक्तों की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो सभी उन वंश के लोगों के पास चले गए, मगर हमेशा की तरह वो किसी की मदद नहीं कर रहा था और इसी के चलते उनके एक भक्त की मौत हो गई। ये देखकर वंश का एक आदमी जो कि उन्हीं में खड़ा हुआ था, उसको इन लोगों पर दया आ गई और वो चुपके से इनकी मदद करने चला गया और उस आदमी ने उन लोगों को ठीक कर दिया। फिर कुछ समय जाने के बाद एक दिन अचानक से वो पंडित जी आ गए और उन्हें सब बात मालूम पड़ गई। उन्हें सब बात सुनकर काफी गुस्सा आया और उन सभी वंश के लोगों को उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ पर तो इंसान इंसान की मदद नहीं करता, तो यहाँ किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने का कोई हक नहीं है। और वो पूरे वंश वालों को पत्थर बनने का श्राप दे दिए और जिसने इन भक्तों की मदद की थी उसे छोड़कर बाकी जितने भी थे वो सब पत्थर के बन गए। फिर पंडित जी ने बोला कि तुम भी यहाँ पर ज़्यादा देर तक मत रुकना और जब तुम यहाँ से जाओ तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। ये कहकर पंडित जी भी अपने भक्तों को लेकर वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिन तक जो आदमी अच्छा था जिसने भक्तों की मदद की थी वो वहीं पर रहा, यानी कि उन्हीं वंश की हवेली में रहने लगा। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि उस हवेली में जितने लोग काम किया करते थे वो भी धीरे धीरे करके पत्थर के बनते जा रहे थे। यही देखकर सभी लोग और ज्यादा डरने लगे। बल्कि गुजरते समय के साथ एक अजीब बात ये थी कि अब जैसा जैसा लोग सुबह सोकर उठते वैसे ही उनका आधा शरीर पत्थर का बन जाता। इसके बाद वो सभी लोग इतना ज्यादा घबरा गए कि उन लोगों ने आसपास के कई सारे पंडित लोगों को बुलाया और उनसे अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन कोई भी पंडित उस श्राप से उन लोगों को मुक्ति नहीं दिला पाया। अब वो भी आदमी समझ चुका था जिसने वो भक्तों की मदद की थी, इसीलिए अब वो वहां से निकलने की तैयारी में था। वो जानता था कि अगर मैं पीछे देखूंगा तो मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा, इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने लगा।
उसकी पत्नी और उसके साथ 2 बच्चे भी थे। पंडित जी ने उससे ये भी कहा था कि जब भी निकलना होगा तो सूरज डूबने के बाद ही निकलना। जब वो उसकी पत्नी और बच्चे वहां से निकलने लगे तब कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद हवेली में से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद उसकी पत्नी और बच्चों ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो लोग वहीं पर पत्थर के बन गए। ये देखने के बाद वो आदमी वहीं खड़ा खड़ा काफी ज्यादा रोने लगा। अब उसने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं जाकर पंडित जी को जरूर ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन पंडित जी को तो गए हुए काफी समय हो चुका था, इसीलिए वो जानता भी था कि अब शायद मुझे वो पंडित जी कहीं नहीं मिलेंगे। वो वहीं काफी देर तक खड़ा खड़ा रोया। जब वो समझ चुका कि अब कुछ नहीं होने वाला है तो वो वहां से आगे बढ़ने लगा। काफी आगे बढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा कि एक बार तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों को देख लूं, और इसीलिए वो पीछे मुड़ा उन लोगों को देखने के लिए। जैसे ही वो पीछे मुड़ा वो भी पत्थर का वहीं पर बन गया। कहा जाता है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पत्थर की बनी मूर्ति को देखा है, और आज भी उस गांव में रहने वाले लोग उस मंदिर के पास सूरज डूबने के बाद बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमय मंदिर की कहानी जो कि मैंने एक एप्लीकेशन से ली है। दोस्तों, हमारी जो अगली घटना है ये उत्तर प्रदेश के चमकारी गांव की है। चलिए घटना शुरू करते हैं। इस चमकारी गांव में एक हवेली से अचानक आवाज गूंजती है, और आवाज किसी लड़की की है जो कहती है, मुझे इस हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कहा जाता है कि इस हवेली में एक परिवार रहा करता था और साथ में रहती थी कविता, जिसे मरे हुए लगभग 150 साल हो चुके हैं। गांव के कई लोग ऐसा कहते हैं कि आज भी ये हवेली वीरान नहीं लगती है। कहा जाता है कि जो कविता थी वो एक वेश्या थी जिसका कभी जलवा हुआ करता था। फिर एक दिन 2 भाइयों ने उस पर अपना धावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान झगड़ा हो गया और इस झगड़े की निशानी थी एक मौत। वो झगड़े में कविता बेमौत मारी गई। ये घटना है 150 साल पहले की, लेकिन आज भी उसी हवेली में सुनाई देती है नाच गाने और पायलों की आवाज। इसी के साथ उस हवेली में कुछ लोग भी रहा करते हैं, और इस खौफ के बीच में कई सारी रहस्यमय मौत भी हो चुकी है। हुआ यूं कि एक शाम उस हवेली से एक चीख गूंजती है और आवाज किसी लड़की की थी, और इस बार भी आवाज वही थी कि मुझे मत निकालो, ये मेरा घर है, मैं तुम लोगों को मार दूंगी, मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझता इससे पहले एक और चीख सुनाई दी, मगर इस बार चीख में मौत का दर्द भी था। कोई लड़की पानी पानी कहकर पुकार रही थी मदद के लिए, और शायद अगर वो आवाज कहीं दूसरी जगह से आती तो कोई मदद करने चला भी जाता। मगर इस गांव में हर शाम कोई ना कोई उस हवेली के पास से गुजरते हुए कुछ ना कुछ महसूस करता ही था, इसीलिए लोग काफी ज्यादा डरते भी थे। लेकिन उस शाम जब पानी पानी की आवाज आ रही थी, तब उस हवेली के रहने वाले जो लोग हुआ करते थे, जो कि उस समय ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे, उन लोगों ने तुरंत वो हवेली को खाली कर दिया और वहां से निकलकर सभी लोग गांव की ओर भाग गए। वो जानते थे कि हो सकता है आज हम में से किसी की मौत पक्की हो जाए। शायद वैसी आवाज उन लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन गांव के जो पुराने लोग थे, उनका ये कहना था कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी आवाज पहले भी सुनी है। इसके बाद उसी गांव के रहने वाले लोग कांपते हुए वहीं खड़े हो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं।
फिर उस हवेली के पास से एक आदमी गुजरने लगा। जब सुबह हुई तो उन लोगों ने देखा कि हो सकता है ये जो आदमी गुजर रहा है ये ही अंदर से चिल्ला रहा होगा। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि आवाज तो लड़की की आ रही थी। फिर भी गांव के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे चिल्लाने लगे, पिछली रात तू ही यहां से चिल्ला रहा था ना। वो आदमी एकदम अजीब सा चेहरा बनाकर उनके सामने चुपचाप खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं क्यों ऐसी आवाजें निकालूंगा। फिर उसका ये कहना था कि मैं यहां से पहले भी कई बार गुजर चुका हूं, और उसका कहना यह भी था कि यहां पर पहले सब कुछ ठीक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई। यहाँ पायलों की आवाज और नाचने की आवाज सुनाई देती है। उस आदमी की ये बात सुनकर जो लोग उस हवेली में रहा करते थे उन लोगों ने कहा कि हाँ, आवाजें तो हमने भी कई बार सुनी है। उसने कहा, तुम लोग उस हवेली में पिछले कितने साल से रह रहे थे। जिस पर उन लोगों ने कहा कि हमें तो बस अभी गए हुए कुछ 4 या 6 महीने ही हुए थे। उस आदमी ने कहा कि तुम लोग उस हवेली में जाकर क्यों रह रहे थे। तब उन लोगों ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है, हम यहाँ से वहाँ पैसों के लिए भटक रहे थे और तभी हमें ये हवेली खाली दिखी, अच्छी भी लगी, इसीलिए हम लोग इसी हवेली में जाकर चुपचाप रहने लगे। उस आदमी का कहना यह था कि जितना जल्दी हो सके इस हवेली को क्या बल्कि इस गांव को छोड़कर चले जाओ। वो सभी लोगों ने कहा कि हाँ, हमने हवेली तो पिछली ही रात में छोड़ दी है। फिर उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर कई साल पहले तांत्रिकों को भी बुलाया गया था, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। मेरी बात मानो, तुम लोगों को भी इस गांव को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। उस आदमी की ये सब बात सुनकर गांव वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गांव वालों ने उससे कहा, अगर हम नहीं गए तो? तब उसने बताया, नहीं गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद उसने एक और बात हम लोगों को बताई जो शायद हम लोगों को डराने के लिए काफी थी। उसने बताया कि तुम सभी लोग मौत के साए में रह रहे हो और यही हम लोग सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, और लड़की अगर है तो इससे हमारा या गांव वालों का क्या दुश्मनी है, और क्यों शाम होते ही इस हवेली के पास से गुजरने वाला रास्ता जो है कब्रिस्तान के जैसा सन्नाटा हो जाता है और एक लड़की की आत्मा इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी हवेली के छत पे दिखाई देती है तो कभी खिड़की पर, और ऐसा लगता है किसी का इंतजार कर रही है। जिसने उसे गौर से देखा है वो हवेली में वो बताता है कि कविता की नजरें इतनी ज्यादा तेज है, जब वो किसी को भी बाहर देखती है, यानी कि हम में से किसी को भी, तो ऐसा लगता है कि हमारे दिल में किसी ने तीर चुबा दी है और अजीब सा डर लगने लगता है। मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने लोग हुआ करते थे। इसके साथ में उस आदमी ने बताया कि जब कविता हवेली के अंदर होती है तब कुछ लोग उसे बाहर से ही देखकर उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो कविता के इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो हवेली के अंदर ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद उनमें से एक आदमी जो कि जिंदा बच के आया था, उसने ये बताया कि कविता जब सामने आई तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर एकदम से उसने किसी बिल्ली का रूप ले लिया। ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन मैं भागता कि इससे पहले उस बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया। जब मैं गिरा और वो बिल्ली मेरी छाती पर आकर बैठी, ऐसा लग रहा था कि कई पहाड़ों का वजन मेरी छाती पर रख दिया गया है। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि मैंने भी अपने कई सारे चाहने वालों को इस हवेली की वजह से खो दिया हूँ। फिर गांव के सभी लोगों ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें तो पहले कभी इस गांव में देखा नहीं, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? उसने बताया कि इसी हवेली के पीछे जो घनी झाड़ियां है वहां पर मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रहते हैं। दरअसल ये हवेली हमारी ही है। गांव वाले ये बात सुनकर हैरान रह गए और उससे पूछने लगे कि तुम हो कौन? उसने कहा,
इस हवेली का आखिरी वारिसदार हूं मैं। ये सुनकर गांव वाले उससे कहने लगे कि तू हमारी मदद कर, इस कविता नाम की आत्मा को इस हवेली से कैसे भी बाहर निकाल दे। गांव के सभी लोग वैसे भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इसके बाद जो लोग उस हवेली में चोरी छुपे रह रहे थे, उन लोगों ने कहा कि जब तुम जानते थे कि इस हवेली में कविता की आत्मा है और कभी भी हमारी जान ले सकती है, तो तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था। उस आदमी ने कहा कि क्या तुम लोगों को रात में आवाजें नहीं सुनाई देती थी? तब सभी लोगों ने कहा कि हाँ, सुनाई देती थी। तो उस आदमी ने कहा फिर तुम लोगों को चले जाना चाहिए था। इस पर वो थोड़ा गुस्से में आकर कहने लगा कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मैं खुद भी इसका जिम्मेदार नहीं हूं। जो हो गया वो हो गया। अब यहां से मैं आप लोगों को जाने के लिए इसीलिए कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप सभी लोग मारे जाओ। फिर गांव वालों ने उससे पूछा कि लड़ाई में कविता कैसे मारी गई? जिस पर उस आदमी ने बताया कि दोनों भाई जब आपस में लड़ रहे थे तो उन लोगों ने अपने पास से खंजर निकाल लिया और दोनों एक दूसरे का खून करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि बीच में कविता आ गई। दोनों के बीच में इतनी ज्यादा गहरी लड़ाई थी कि दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन कविता की सांसें भी उसी वक्त उखड़ने लगी और देखते ही देखते उसकी पायल की तरह उसकी जिंदगी भी बिखर गई। वो मर गई उसी वक्त। और उसके मरने के बाद उस हवेली में नाच गाना हमेशा के लिए बंद हो गया। लोग कहते हैं कि कविता के बजाय अगर किसी और को बुलाकर नचाया जाता तो वो भी बेमौत मारी जाती और ऐसी रहस्यमयी मौत होती जिसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। इसके बाद उस आदमी ने यह भी कहा कि आज भी मेरे घर में मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को, हम सभी लोगों को कविता दिखती है और हम लोग उसे देख भी पाते हैं, महसूस भी कर पाते हैं। इसके साथ में उसने ये भी कहा कि कई बार तो जो हवेली को लगकर ही पीछे मेरा घर है, हम अपने ही घर में कविता की आवाज या मानो उसके होने का एहसास कर लेते हैं। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि वैसे तो भूत प्रेत में मैं भी विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन इस हवेली ने मुझे विश्वास दिला दिया। फिर उसने ये भी कहा कि इस हवेली से कविता की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मैंने कई बार पूजा और हवन दोनों करवाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी के साथ उसका ये भी कहना था कि मुझे अब ऐसा लगता है कि कविता अपने मौत के बदले की आग में जल रही है। अब लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि जो दोनों भाइयों से उसे बदला लेना है वो तो कब के मर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी कविता की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी आज की बाकी सभी कहानियों से कुछ अलग है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम गीता है और मुझे प्यार से मेरे पापा गुड़िया कह के बुलाते थे। मेरे पापा का नाम कबीर था। एक दिन मेरे पापा अपना काम जल्दी खत्म करके घर आ गए और उन्होंने घर आते मुझे आवाज लगाई, गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो? तब मेरी उम्र कुछ 11 साल की थी। फिर मैं भागते भागते अपने पापा के पास आई। फिर पापा ने मेरे लिए एक गिफ्ट लाया था। पापा ने बोला, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। उन्होंने मुझे गिफ्ट में एक बहुत ही प्यारा सा मिरर दिया था और पता नहीं क्यों मुझे वो आईना इतना ज्यादा पसंद आया जिसकी हद नहीं। मैं देखकर बहुत खुश हो गई थी और मैंने अपने पापा को थैंक यू बोला। फिर मेरे पापा से मैं कहने लगी कि ये आईना मैं अपने रूम में ही लगाऊंगी। मेरे पापा ने बोला कि ये तुम्हारा है, तुम्हें जहां लगाना है वहां लगा लो। फिर मैंने उस आईने को अपने बेड के सामने लगा दिया और रात में खाना खाने के बाद मैं अपने बेड पर एक बुक पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम में हर तरफ से अलग अलग कलर की रोशनी आ रही है।
मैंने हर तरफ देखा कि ये रोशनी आ कहां से रही है। तभी मेरी नजर उस आईने पे आकर रुक गई। फिर मैंने देखा कि ये सारी रोशनी उस आईने से आ रही है। फिर मैंने बुक बेड पे रख के उस आईने की तरफ आगे बढ़ी। वैसे तो मैं धीमे धीमे उस आईने की ओर आगे जा रही थी, लेकिन मैं उस आईने को काफी ज्यादा गौर से देख रही थी और उस आईने पर से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी कि तभी अचानक उस रोशनी में से एक भयानक चेहरा मेरे सामने एकदम से आ गया। उस भयानक चेहरे को देखकर मैं इतना डर गई कि मेरी चीख निकल गई। उसी समय वो डरावनी शक्ल ने आईने में से अपना हाथ बाहर निकाला और मेरी गर्दन पकड़ के मुझे आईने के अंदर खींचने लगा। मैं आईने के अंदर घुसते हुए भी आवाज लगाई, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो आईना लगभग 3 फीट लंबा था और चौड़ा भी काफी था। फिर जब मैं उस आईने की दुनिया में पहुंची तो मुझे वहां एक बंजर इलाका दिखा जो पथरीला था और काफी दूर दूर तक सन्नाटा था। हर तरफ पत्थरों की आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि हर तरफ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो शायद मुझे ही डरा रहे हैं। उस बड़े बड़े पहाड़ों में से छोटे छोटे पत्थर जमीन पर गिर रहे थे और गिरने के बाद वो टूटकर बिखर जा रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी और यही सोच रही थी कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मैं जैसे ही पलट कर देखी तो पाया कि एक बूढ़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा है और वो मेरा नाम पुकार रहा है। मैं उस सुनसान जगह पे उस बूढ़े आदमी के पास चले गई। मैंने पूछा, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हो? तो उसने कहा, मैं यहाँ सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने बोली, मैं समझी नहीं। तो उस बूढ़े ने कहा, अभी समझाता हूँ। ऐसा बोलते ही वो बूढ़े ने इतना भयानक रूप धारण किया कि देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं वहां से फौरन भागी। उस बूढ़े ने एक भूत का रूप धारण कर लिया था और वो भी मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आया और बोल रहा था कि मैं बहुत दिनों से भूखा और प्यासा हूँ। आज तुझे अपनी खुराक बना के अपनी भूख प्यास मिटाऊंगा। मैं लगातार भागती रही और भागते भागते मेरे पूरे बदन से पसीना जा रहा था। वो भूत भी लगातार मेरे पीछे ही आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि आज तो मैं पक्का नहीं बचूंगी। फिर मैं पहाड़ के पीछे छुप गई और वो भूत की नजरों से एकदम गायब हो गई। मैं उसे छुप कर देख रही थी। वो बूढ़ा भूत वहीं पर रुक गया और इधर उधर देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ आने लगा। अब मुझे वो पूरा भूत तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हाँ, उसका हाथ मेरे सामने था। मैंने देखा कि उसने अपने शरीर से अपना हाथ अलग कर दिया और उसका हाथ अपनी उंगलियों के बल रेंगते हुए मुझे ढूंढने के लिए पहाड़ियों की दूसरी ओर आ रहा था। फिर कुछ ही समय में उसका हाथ मेरी ओर आकर एकदम से खड़ा हो गया। उसका हाथ इतना ज्यादा डरावना था कि देखते ही मेरी चीख निकल गई और मैं वहां से जी जान लगाकर बस भागने ही वाली थी कि एकदम से वो सामने आकर भूत मेरे खड़ा हो गया। जब मैंने उसे अपने सामने खड़ा देखा तो मैं अपने दाहिने ओर भागने लगी। मैं काफी तेज भाग रही थी, वो भी मेरे ही पीछे तेज भाग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो मुझे पकड़ लेगा और कभी भी मार देगा। मेरी सांसें भी फूलने लगी और मेरे पैरों में पत्थर लगने के कारण मुझे काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी और मेरा भागना अब मुश्किल भी हो रहा था। लेकिन जान बचाने के लिए मैं भागती रही और एक गड्ढे में जाकर गिर गई। गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, मगर भूत के होते हुए उस गड्ढे से निकलना मुश्किल था। फिर मैंने हिम्मत जुटा के उस गड्ढे से निकलने की कोशिश की,
इतने में वो भूत दोबारा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी भयंकर आवाज में मुझ पर गुर्राया। उसकी गुर्राहट की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं डर के मारे दोबारा उस गड्ढे में और गिर पड़ी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं था, जिस वजह से मुझे चोट भी कम आई थी। फिर मैं थोड़ा समय रुककर उससे बचने का प्लान बनाने लगी। उस गड्ढे में एक पत्थर उठाया और उस भूत के चेहरे पे जोर से मारा। पत्थर लगने से भूत एकदम भौंकला गया। फिर इसी बीच मैं वहां से भागने लगी। इस बार भूत बहुत ज्यादा गुस्से में मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा था। मैं भागते भागते जब पीछे देखी तभी अचानक मैं अपने आगे किसी चीज से टकरा कर गिर गई। मेरे उस चीज से टकराने से वो चीज नीचे गिर गई थी और उस चीज के नीचे गिरने की वजह से वो टूट चुकी थी। वो देखते ही भूत ने जोर से चिल्लाया। इस चीज के टूटने से मानो जैसा उस भूत को भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। फिर मैंने देखा कि भूत एकदम से एक बॉम्ब की तरह फट गया और उसके जिस्म से काफी सारा अजीब सा खून निकलने लगा। यानी कि उस खून का कलर डार्क लाल था और उसके खून में कुछ मोटा मोटा जैसा निकल रहा था। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर गई और इसी के साथ हवा का एक तेज झोंका आया और मुझे अपने साथ पता नहीं वह हवा का झोंका कहीं दूर एक जमीन पर ले जाकर फेंक दिया और फिर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने रूम में पाया। मैंने जल्दी से उठकर आईना देखा। मैंने देखा आईने में से अभी भी अलग अलग रंग की रोशनी निकल रही है। फिर मैंने वो आईना निकाला और उसे समंदर में फेंक दिया और मैं मन में ही ये सोचने लगी कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी गीता जी की कहानी। ये कहानी भी मैंने एक एप्लीकेशन से ली है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।